हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। आज डेट है 18 अप्रैल 2020 और हम सब डिस्कस करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। डेली हमारे चैनल पे आपको 7 बजे सुबह में करंट अफेयर सेशन दी जाती है जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो आप मिस मत कीजिए। और पहली बार अगर आप चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल पर ढेर सारी वीडियो को देख सकते हैं। और आपके लिए 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी होती है, तो आप सेशन को एंड तक देखिएगा और जो पीडीएफ है उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है। आप सब जानते हैं, कल हमने आपको बताया था आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट में कमी की है, वो कितनी अंकों की है, तो 0.25% की है। डिटेल देख लेते हैं। देखिए, कोविड-19 को लेकर, ठीक है, कोविड-19 की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से कुछ अहम स्टेप लिए गए हैं जिससे कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उससे कुछ रिकवरी किया जा सके। और इसी के अंतर्गत जो रिवर्स रेपो रेट है इसको 0.25 आधार अंकों की कमी करके, यानी कि पहले 4 था उसे 3.75 कर दिया गया है। और रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और 4.40 पे स्थिर है। मैं आपको बता दूं कि रिवर्स रेपो रेट जो होता है वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। ठीक है, जो बैंक होती हैं उनकी जो धन आरबीआई में जमा होती है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, इसी को याद रखिएगा। और जो धन बैंक को आरबीआई देती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं और ये बाजार में नकदी की तरलता नियंत्रित करने के काम में आती है। मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने 3 लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी TLTRO 2.0 की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत 50,000 करोड़ की घोषणा किया है और कहा है कि आवश्यकता अगर पड़ेगा तो इसमें 50,000 रुपये, जो 50,000 करोड़ रुपये रखा गया है, इससे ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। और आरबीआई ने TLTRO 2.0 के तहत MFI और NBFC को 50,000 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा किया है। आपको मैं बता दूं कि जो आरबीआई ने नाबार्ड को 25,000 करोड़, ठीक है, और जो सिडबी है इसको 15,000 करोड़ और नेशनल हाउसिंग बैंक इसको 10,000 करोड़, यानी कि तीनों को मिलाकर 50,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। और बैंकों द्वारा मौजूद ऋणों की जो वापसी है इस पर लगाई गई रोक को 90 दिन का एनपीए नियम लागू नहीं होगा। तो हमने आपसे कल पूछा था आरबीआई की जो स्थापना हुई थी किस कमीशन के अनुशंसा पे किया गया था, तो इसके लिए आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और ये किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के अनुशंसा पे। और दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमन और इसके लिए 4 लोगों ने सही आंसर दिया है, किशोर कुमार, बुद्धि विलास, विजय नेगी और चंदन सिंह। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, 17 अप्रैल को। याद रखिएगा, विश्व हेमोफीलिया दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है और इस साल का मुख्य विषय जो रहा था वो था गेट प्लस इन्वॉल्व। इस चीज को याद रखिएगा, ये आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, तो हेमोफीलिया तथा अन्य अनुवांशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, और हेमोफीलिया जो है खून के थक्के बनने की क्षमता को प्रभावित करता है और यह एक अनुवांशिक रोग है। याद रखिएगा, इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको अन्य समान व्यक्तियों की तुलना में अगर चोट लगती है तो अधिक रक्तस्राव होता है, यानी अधिक खून बहता है और इस बीमारी से महिलाओं की तुलना में पुरुषों के प्रभावित होने की संभावना जो रहती है वह अधिक रहती है। और ये जो रोग है हेमोफीलिया, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी और हेमोफीलिया सी 3 प्रकार का होता है। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर इसकी इलाज क्या है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व हेमोफीलिया दिवस जो है इसकी शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया द्वारा 17 अप्रैल 90, इसको याद रखिएगा, 1989 में किया गया था। और 17 अप्रैल क्यों चुना गया, क्योंकि वर्ल्ड हेमोफीलिया जो दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया जो है उसके संस्थापक थे फ्रैंक श्रावेल। इनकी जन्मदिन थी 17 अप्रैल को और उन्हीं के सम्मान में इस दिन को चुना गया। और जो यहाँ आप देख रहे हैं हेमोफीलिया ए के मरीज के इलाज में क्या होता है, हार्मोन डिमोप्रेसिन का अधिकतर प्रिस्क्राइब किया जाता है। और जो हेमोफीलिया बी से ग्रसित होते हैं इन मरीजों का इलाज जो है किसी डोनर के क्लोटिंग कारकों के साथ मरीज के रक्त को संक्रमित करके किया जाता है। और जो हेमोफीलिया सी से ग्रसित होते हैं
उनके इलाज में प्लाज्मा इन्फ्यूजन द्वारा किया जाता है, जो कि रक्तस्राव को कम करता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र जो है वह स्थगित हुआ है? तो ये हुआ है चीन में। ठीक है, देखिए चीन के फुजियान प्रांत में प्रस्तावित था यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र, और इसको स्थगित कर दिया गया कोविड-19 को लेकर। और विश्व में याद रखिएगा, ये जो यूनेस्को है काफ़ी अच्छा काम करते हैं शिक्षा क्षेत्र में और बच्चों के विकास के साथ साथ। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि जो 29 जून से लेकर 9 जुलाई 2020 के बीच होना प्रस्तावित था, और विश्व भर में फैले जो कोविड-19 महामारी है इसके कारण यह स्थगित किया गया है, पहले ही हमने आपको बताया। और 43वां सत्र, क्योंकि 44वां तो स्थगित हो गया, तो 43वां सत्र जो हुआ था वो 30 जून से 10 जुलाई 2019 के बीच मध्य यानी कि बीच में बाकू अजरबैजान में हुआ था। तो यहाँ पे अजरबैजान की बात आई है, तो अजरबैजान का कैपिटल जो है बाकू है। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर भी बाकू है जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अजरबैजानी है। प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव और प्रधानमंत्री हैं अली आसरडो। करेंसी चलती है मन्नत। ठीक है, यहाँ पर क्या चलती है करेंसी? मन्नत। और चीन की बात आई है, इस बार 44वां जो स्थगित हुआ है चीन में होना था। चीन का राजधानी आप सब जानते हैं, कैपिटल बीजिंग है, सबसे बड़ा शहर संघाई है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री ली कचियांग है। मुद्रा की बात करें तो युआन यहाँ पे चलता है, और भाषा जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है विश्व में मंदारिन है और चाइनीज है। इसी को याद रखिए, मंदारिन जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है विश्व भर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? तो जीता है टाटा पावर। ठीक है, कंपनी ने यह पुरस्कार अपने क्लब इनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए जीता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार एडिसन अवार्ड जो जीता है वह किसके लिए जीता है, तो क्लब इनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए जीता है। और 2007 में अपनी स्थापना के बाद लगभग 29.9 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली की बचत करने के साथ साथ देश भर में लगभग 535 प्रतिभागी स्कूलों को अपने साथ जोड़ा है टाटा पावर ने, और एक अच्छा मिसाल हासिल किया है और कायम किया है। एडिसन अवार्ड जो है विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को सम्मानित करता है। साथ ही साथ इसके नए उत्पाद और सेवा विकास, विपणन, डिजाइन और नवाचार में उत्कृष्टता को भी सम्मानित करता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1987 में, और थॉमस एल्वा एडिसन की स्मृति में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुआ और अध्यक्ष कौन है? तो पहला क्वेश्चन आपके लिए रहा, और दूसरा क्वेश्चन है सिक्किम के राज्यपाल कौन है और सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, आपके लिए आज का सवाल है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, स्थापना और अध्यक्ष, इन तीनों को बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका है सिक्किम के राज्यपाल वर्तमान में कौन है और सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस खिलाड़ी को अकादमी क्रिकेट किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हुए हैं रोहित शर्मा। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम वनडे टीम के उप कप्तान हैं रोहित शर्मा, और इनको दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी जो है क्रिकेट किंगडम, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और जो अकादमी है वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के पश्चात अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोचिंग सुविधा प्रदान करेगी। रोहित का नाम जो है इस अकादमी के निदेशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। देखिए आगे क्या होता है। मुंबई के तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी भी इस अकादमी के मेंटर में से एक हैं, और इस अकादमी में कम से कम 20 कोच जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो अकादमी है 4 वर्ग में कोचिंग प्रदान करती है, यानी कि 4 लेवल में कोचिंग प्रदान करती है। तो इसमें पहला आता है 5 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, दूसरा आता है 8 से 13 वर्ष के लिए, तीसरा आता है 13 वर्ष से अधिक, और चौथा आता है क्लब एवं एलीट स्टार क्रिकेट क्लब के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आई दुबई की। तो दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है, और अगर हम कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है अरेबिक, और प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और करेंसी यहाँ पे चलती है दिरहम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किस खिलाड़ी को विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं विश्वनाथन आनंद। देखिए, 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले हैं विश्वनाथन आनंद, और इनको
विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया है। WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें भारत में तो 1976 में शुरुआत इसकी हुई थी और पर्यावरण शिक्षा देश भर में स्कूली बच्चों, युवाओं और नागरिकों को प्रदान की जाती है। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जो है देश भर में 2000 से अधिक स्कूलों में संचालित है, जिसमें तकरीबन 5 मिलियन से अधिक बच्चे शामिल हैं। इसका मोटिव जो है वह महत्वपूर्ण विचारकों, समस्या के समाधान और पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्तियों की एक पीढ़ी को तैयार करना। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन निकल कर आते हैं हम लोगों ने देखा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इसके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो 2 क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।